बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अगर आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करके आप लेक्चर नंबर 2 और आने वाला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 वहाँ पे सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस चैप्टर में हम बायो एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी की स्टडी है, एनर्जी की फ्लो की स्टडी है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें एनर्जी क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली ज़िंदगी के पहिए को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी भी एक मशीनरी की तरह है। इस मशीनरी को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इज़ एनर्जी डिपेंडेंट। किन किन प्रोसेसेस के लिए बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे बॉडी में मसल्स हैं। उन मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नए सेल्स बनाने के लिए, वाउंड्स को हील करने के लिए और इवन थिंकिंग प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि लाइफ डिपेंडेंट है एनर्जी पे। सो लाइफ इज़ एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उसके लिए इस एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल ना करें तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को असेंबल कर सकें। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल ये कहाँ से तैयार करते हैं? ये इनके मोनोमर से यानी इनके सब यूनिट से तैयार किए जाते हैं और इनके सब यूनिट्स को असेंबल करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। चूंकि इन मेटाबॉलिक पाथवेज को चलाने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है, तो लिहाजा ये अंडरस्टैंड करना कि ऑर्गेनिज्म किस तरह ये एनर्जी हासिल करते हैं बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि ये एनर्जी कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आपको पता है कि ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में थ्रू फूड वेब और फूड चेन ट्रांसफ़र होती है। तमाम ऑर्गेनिज्म एनर्जी को इन 3 तरीकों से हासिल करते हैं: फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, कीमोसिंथेसिस के ज़रिए से या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंजम्पशन और डाइजेशन के प्रोसेस से। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स 3 मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को फिर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि हीटरोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जबकि हीटरोट्रॉप्स को कंज्यूमर कहा जाता है। अगर ऑटोट्रॉप्स ना होते तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी अवेलेबल ना होती और इस तरह लाइफ का खात्मा हो जाता। ऑटोट्रॉप्स को फिर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फोटोसिंथेटिक और दूसरे को कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक को फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जबकि कीमोसिंथेटिक को कीमो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सनलाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, जबकि दूसरी जानिब कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सोलर एनर्जी को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीटरोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिसको ऑटोट्रॉप्स ने तैयार किया होता है सिंपलर कंपाउंड से। इस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। बायो एनर्जेटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू एनर्जी के फ्लो की स्टडी को कहते हैं। बायो एनर्जेटिक्स ये स्टडी करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है। चूंकि इस एनर्जी के फ्लो के दौरान मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो लिहाजा ये उन थाउजेंड्स ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस को भी स्टडी करता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स उन प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग
اور میکنگ کے لیے انرجی یوز کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ بایو انرجیٹکس کو اس طرف بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the study of thousands of different cellular processes that lead to the production and utilization of energy in forms such as ATP۔ ان سیلولر پروسیسز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ان میں شامل ہے سیلولر ریسپائریشن اور دوسرے میٹابولک اور انزائمیٹک پروسیسز۔ باڈی میں یہ جو مختلف قسم کے پروسیسز اور ریئیکشنز ہوتے ہیں، پھر ان کو مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ان ریئیکشنز کو دو مین ٹائپس میں رکھا گیا ہے، ایک کو کہتے ہیں ایکزرگونک ریئیکشنز، دوسرے کو کہتے ہیں اینڈرگونک ریئیکشنز۔ ایکزرگونک ریئیکشنز جو ہوتے ہیں وہ سپونٹینیس ہوتے ہیں، یعنی خود بخود ہوتے ہیں، جبکہ اینڈرگونک ریئیکشنز خود بخود نہیں ہو سکتے۔ ایکزرگونک ریئیکشن انرجی ریلیز کرتے ہیں، جبکہ اینڈرگونک ریئیکشنز کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، لہٰذا یہ انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں۔ ایکزرگونک ریئیکشنز تھرموڈائنامکلی فیورڈ ہوتے ہیں، جبکہ اینڈرگونک ریئیکشنز انفیوریبل ریئیکشنز ہیں۔ اینڈرگونک ریئیکشن کے اینڈ پہ شروع کی نسبت سسٹم میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو انرجی فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایکزرگونک کا انٹائر ریئیکشن یوزولی کیٹابولک ہوتا ہے، جبکہ اینڈرگونک کا انٹائر ریئیکشن یوزولی انابولک ہوتا ہے۔ ایکزرگونک ریئیکشنز اگرچہ انرجی ریلیز کرتے ہیں، لیکن ایکزرگونک ریئیکشنز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک ایکٹیویشن انرجی درکار ہوتی ہے۔ اس ایکٹیویشن انرجی کو پہلے اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ریئیکٹنٹس ایک سٹیبل سٹیٹ سے ہائر انرجیٹک انسٹیبل سٹیٹ تک چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کمپلیکس مالیکیولز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ باڈی میں یہ جتنی بھی ریئیکشنز یہاں پہ ایکزرگونک اور اینڈرگونک ہو رہے ہیں، ان کو پھر میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ میٹابولزم ان تمام کیمیکل ریئیکشنز کو کہا جاتا ہے باڈی میں جو لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان ریئیکشنز کی وجہ سے آرگینزمز گرو کرتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، اپنی سٹرکچرز کو برقرار رکھتے ہیں اور انوائرمنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ میٹابولزم کو پھر دو سٹیپس میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کیٹابولزم اور دوسرے کو انابولزم۔ کیٹابولزم کے دوران کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس طرح اس سے سمپلر کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جبکہ انابولزم کے دوران انرجی یوز ہوتی ہے اور اس انرجی کے بیس پہ سمپلر کمپاؤنڈ سے کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈز بنتے ہیں۔ اب آپ کیٹابولزم کی تھوڑی سی اینیمیشن دیکھ لیں۔ یہ فوڈ کھا لیا گیا، فوڈ سے پروٹین مالیکیول ریلیز ہو گئے، ان پروٹین مالیکیولز کی سمپلر کمپاؤنڈز میں بریک ڈاؤن ہو گئی ڈیورنگ کیٹابولزم۔ کیٹابولزم کے بعد انابولزم میں یہ سارے مونومرز دوبارہ یونائٹ ہو گئے اور کمپلیکس آرگینک میٹر دوبارہ بنا دیا اور وہ پھر آرگینزم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کیٹابولزم اور انابولزم ریئیکشنز کے دوران الیکٹران ایک مالیکیول سے دوسرے مالیکیول میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسے ریئیکشنز کو ریڈاکس ریئیکشنز بھی کہا جاتا ہے۔ بایولوجیکل آکسیڈیشن ایسے آکسیڈیشن ریئیکشنز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے بایولوجیکل سسٹم انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ اب وہ سارے ریئیکشنز جس میں الیکٹرانوں کی فلو ہوتی ہے ایک کمپاؤنڈ سے دوسرے میں، ان سارے ریئیکشنز کو آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز کہا جاتا ہے، یا ان شارٹ ان کو آپ ریڈاکس ریئیکشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان ریڈاکس ریئیکشنز میں ایک ریئیکٹنٹ الیکٹران کو لوز کرتا ہے جبکہ دوسرا الیکٹرانز کو گین کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے اس اینیمیشن میں دیکھ لیا، یہ ریڈ ڈاٹ ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں ٹرانسفر ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں ایک کمپاؤنڈ آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے۔ جو الیکٹران کو لوز کرتا ہے وہ آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے اور جو الیکٹران کو گین کرتا ہے وہ ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے۔ ریڈاکس ریئیکشنز ایکچولی دو ریئیکشنز کا مجموعہ ہے، ایک کو آکسیڈیشن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ریڈکشن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، آئیے میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے سے دکھاتا ہوں۔ آکسیڈیشن میں لاس آف الیکٹرانز ہوتا ہے جبکہ ریڈکشن میں گین آف الیکٹران ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن کے دوران آکسیڈیشن سٹیٹ میں انکریز واقع ہوتا ہے جبکہ ریڈکشن میں آکسیڈیشن سٹیٹ میں کمی آتی ہے۔ آکسیڈیشن لاس آف ہائیڈروجن کو کہتے ہیں جبکہ ریڈکشن گین آف ہائیڈروجن کو کہا جاتا ہے۔
ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं, जबकि रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स में शामिल हैं ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। इन बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से एक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो फिर यूटिलाइज होती है एटीपी सिंथेसिस में। एटीपी जनरली ग्लाइकोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, मगर ग्लाइकोलिसिस के लिए एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस एक एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या उसकी कमी की सूरत में जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, वो रिड्यूस्ड होकर लैक्टेट बनाता है, जिसमें NADH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ऑक्सीजन एबंडेंटली अवेलेबल हो तो फिर ग्लाइकोलिसिस फर्दर 2 एडिशनल स्टेप्स की तरफ बढ़ता है। वो 2 स्टेप्स हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल NADH और FADH2 भी प्रोड्यूस करते हैं और NADH और FADH2 फिर इन टर्न ATP को प्रोड्यूस करते हैं और ये ATP थ्रू ATC और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल का एक सीरीज है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स को साइटोक्रोम्स कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्टर्स NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेकर फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के हवाले करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान न सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स NADH और FADH से ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, बल्कि प्रोटॉन भी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं और ऑक्सीजन भी रिड्यूस होकर वाटर बनाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के दौरान ATP प्रोड्यूस होता है। ATP कैसे प्रोड्यूस होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसफर होते हैं NADH और FADH से ऑक्सीजन की तरफ, तो उस दौरान प्रोटॉन्स भी बाहर पंप करते हैं और वो प्रोटॉन्स फिर थ्रू ATP सिंथेज अंदर आते हैं, जिसकी वजह से फिर ATP सिंथेज ड्राई होता है और ADP से ATP बनना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो केमिकल ट्रांसपोर्टर्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं FADH और NADH से, उनको साइटोक्रोम्स कहा जाता है। साइटोक्रोम ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक हीम ग्रुप होता है। हीम जैसे कि आप जानते हैं उसमें आयरन एटम्स होते हैं और आयरन एटम हमें पता है कि वो Fe+3 और Fe+2 दोनों स्टेट में पाया जा सकता है। एक को ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कहते हैं और दूसरे को रिड्यूस्ड स्टेट कहते हैं। चूंकि आयरन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों स्टेट में पाया जाता है, लिहाजा इन आयरन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इस तरह अल्टरनेटिवली ये ट्रांसपोर्टर्स कभी रिड्यूस्ड हो जाते हैं और कभी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इस सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आखिरी जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन होता है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एनिमेशन पे एक नज़र डालते हैं। इस एनिमेशन में जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसको कॉम्प्लेक्स 1 कहा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है और ये कॉम्प्लेक्स 4 है, जबकि ये ATP सिंथेज है। ये 2 मोबाइल मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला और ये वाला। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 FADH से अपने इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं तो ये मोबाइल कैरियर इन दोनों से इलेक्ट्रॉन उठाकर कॉम्प्लेक्स 2 को डिलीवर करता है। कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन फिर इस मोबाइल कैरियर को प्रोवाइड करता है और ये मोबाइल कैरियर फिर इन इलेक्ट्रॉनों को कॉम्प्लेक्स 4 को डिलीवर करता है। कॉम्प्लेक्स 4 से फिर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिसीव करता है जो कि एज ए फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स काम करता है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। इस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के साथ साथ प्रोटॉन्स भी इनर मैट्रिक्स से इस आउटसाइड इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पे उनका एक ग्रेडियंट बन जाता है। ये प्रोटॉन्स फिर बाद में इस ATP सिंथेज के थ्रू वापस अंदर
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं और इस दौरान एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली 4 कॉम्प्लेक्सेस का एक सीरीज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, तो इनमें जो रिएक्शंस हो रहा होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ प्रोटॉन का ट्रांसफर भी होता है। कैसे होता है? इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड से आउटसाइड को ये प्रोटॉन चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जो कि फिर एटीपी सिंथेस को ड्राइव करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में यूज होते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस सनलाइट से एनर्जी हासिल करता है जबकि रिस्पायरेशन में शुगर से एनर्जी हासिल की जाती है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है जबकि रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट में वाटर अपने हाइड्रोजन लूज करके ऑक्सीजन बनाता है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन हाइड्रोजन हासिल करके पानी बनाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान NADP प्लस से NADPH बनता है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन के दौरान NADH से NAD प्लस बनता है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेसेस के दौरान प्रोटॉन भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ लोकेशन पे होता है। यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में वाक़या होता है जबकि फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। जबकि बैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन में होता है क्योंकि बैक्टीरिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं रखता। ETC जो है वो एंजाइमेटिक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स पे मुश्तमिल है। हर इलेक्ट्रॉन डोनर अपने इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है टू अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर, जो कि बाद में वो दूसरा एंजाइम फिर अपने इलेक्ट्रॉन को तीसरे को डोनेट कर देता है। इस तरह आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन को मिलते हैं। इस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को फिर यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इस पोटेंशियल एनर्जी से काम लिया जाता है। जैसे कि पिछली स्लाइडों में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब प्रोटॉन बाहर चले जाते हैं तो फिर एटीपी सिंथेस के थ्रू अंदर आते हैं और इस तरह ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से जो वर्क होता है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाने में सर्फ होता है। इस स्लाइड में आप उन कॉम्प्लेक्सेस जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुश्तमिल होता है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज या इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है यूबिक्विनोल साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, जबकि चौथे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और आखिर में जो होता है उसको ATP सिंथेज कहते हैं और इसको पांचवा कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा दो मोबाइल मॉलिक्यूल्स भी हैं। पहला मोबाइल मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है उसको कहते हैं यूबिक्विनोन या यूबिक्विनोल, जबकि दूसरा जो मोबाइल कैरियर है जो कि कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है उसको साइटोक्रोम C कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और कॉम्प्लेक्स 2 से भी यही मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है। ये मोबाइल कैरियर फिर इलेक्ट्रॉनों को कॉम्प्लेक्स 3 को डिलीवर करता है। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेकर इसको कॉम्प्लेक्स 4 को डिलीवर कर देता है। इसके बाद फिर इन स्लाइड्स में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं, उनको पढ़ लें और इससे आप मज़ीद अपने इंफॉर्मेशन में अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसके जो साइटोक्रोम्स है उसके बारे में आप मज़ीद मालूमात इन स्लाइड्स को पढ़ के आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो या लास्ट वीडियो देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किए हैं, उन पे क्लिक करके आप पिछला लेक्चर भी सुन सकते हैं और आगे वाला लेक्चर भी आप सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।